नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू 50 करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ अगस्त मंथ। आइए मेरे साथ एक एक करके इन 50 क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए। रिसेंटली डीआरडीओ ने मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल यूकॉव लड़ाकू विमान की पहली सफलतम उड़ान का परीक्षण कहाँ किया है? तो आंसर में लगाएंगे चित्रदुर्ग। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में डीआरडीओ ने भारत का पहला अनमैन्ड ड्रोन बनाकर और इसका सक्सेसफुली ट्रायल किया गया। तो इस प्रकार से अब भारत डिफेंस सिस्टम के लिए अब अनमैन्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इसमें ये भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में आय असमानता में कमी का खुलासा किया है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश की थी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा और भारतीय स्टेट बैंक ने इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया था उसमें इनके अनुसार यह बताया गया कि 2017 के बाद भारत में इनकम इनइक्वालिटी में काफी गिरावट आई है। पेंडेमिक के दौरान असमानता में काफी गिरावट देखने को मिली। ये जो रिपोर्ट थी इसे एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति द्वारा दिया गया था। इस रिपोर्ट को इकवरैप रिसर्च रिपोर्ट भी कहा जाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो गरीबी अनुपात है 2011-12 के 21.9% हो गया है। तो इनकम इनइक्वालिटी रिसेंटली देखने को मिली है और इनकम इक्वालिटी जो है वो करंट में तो देखा जाए इंडिया के पॉजिटिव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपया में भुगतान की प्रणाली को मंजूरी दी है? आरबीआई के द्वारा। यानी कि जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना, वो मेनली भारत का डॉलर में किया जाता था। अब आरबीआई के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि आप डॉलर के बजाय, ठीक है ना, अपने इंडियन करेंसी रुपया में ही ट्रेड डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस बैंक ने इंडियन एयरफोर्स के साथ डिफेंस सिस्टम पैकेज योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज। तो डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए एसबीआई के द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया। एसबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में वायुसेना के मेंबर्स को फ्री कैजुअलिटीज बीमा, फ्री एयर कैजुअलिटीज बीमा, ड्यूटी पर डेथ की सिचुएशन में कवरेज करने के लिए यह योजना लॉन्च की है। एसबीआई के करंट में चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं, जबकि 7 जून 2022 को एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक कुमार चौधरी को बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता किया है? बैंक ऑफ इंडोनेशिया। यानी कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और टेरर है, इसके लिए फाइनेंशियल जो हेल्प करने वाली कुछ बैंकें हैं उनको रोकने के लिए आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडोनेशिया से समझौता किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन बैंक पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू की है? एसबीआई के द्वारा। एसबीआई ने 9226 व्हाट्सएप नंबर इशू किया है, जिस पर आपके थ्रू एक हाई का मैसेज सेंड करने पर पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए व्हाट्सएप कनेक्ट प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत कर रहा है। एसबीआई भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा 55 को भी थी। करंट में इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं, जबकि सीईओ आलोक कुमार चौधरी हैं। हाल ही में किसे ब्रिटिश संसद ने आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तनुजा नेशारी को। तनुजा नेशारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की डायरेक्टर हैं। यह पुरस्कार इंटरनेशनल योगा डे के टाइम पर दिया जाता है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो तिहान का उद्घाटन किया गया आईआईटी हैदराबाद में। देखिए, स्वायत्त नेविगेशन का मतलब है ऑटोनॉमस नेविगेशन,
यानी कि भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होगा कि कुछ गाड़ियां ऑटोमेटिक स्टार्ट होंगी। एक डिस्टेंस से आप उनको क्लोज ओपन, मतलब डोर क्लोज ओपन कर सकते हो। एक डिस्टेंस से ही आप उनको स्टार्ट कर सकते हो। डिस्टेंस से ही आप उनको मॉनिटरिंग कर सकते हो। मानव रहित ऑटोनोमस जमीनी और हवाई वाहनों को डेवलप करने के लिए तथा दूर से कंडक्टेड वाहनों के लिए इस स्मार्ट मोबिलिटी का समाधान होगा। देखिए जो ध्यान वर्ड है ना यहाँ पर, इसकी बच्चों फुल फॉर्म याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटो नेविगेशन। 7 जुलाई 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम में, देखिए बनारस में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। इसकी डिटेल को समझ लेंगे एक बार। शिक्षा मंत्रालय ने 7 टू 9 जुलाई तक बनारस के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में 3 डेज अखिल भारतीय शिक्षा समागम ऑल इंडिया एजुकेशन एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज किया। यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन पर विशेष चर्चा हुई। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ने अक्षय पात्र मिड डे मील किचन योजना का शुभारंभ किया। तो अक्षय पात्र मिड डे मील किचन योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको अच्छे से याद रखिए। कहाँ लॉन्च की गई? बनारस में। हाल ही में भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली कर्ण राजधानी घोषित किया गया है? बनारस को। भारत के बनारस शहर को एससीओ की कल्चरल और पर्यटन कैपिटल डिक्लेयर किया गया। आइए बनारस के बारे में कुछ एग्जाम पर्पज से इंपोर्टेंट देखते हैं। 2015 में बनारस को यूनेस्को ने अपनी संगीत के शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक की लिस्ट में शामिल किया। बनारस के गंगा घाट को 2021 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। बनारस में ही एनएसडीसी और यूई के कंट्रीब्यूशन से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को डेवलप किया जाएगा। अब ये एससीओ क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जून 2021 में हुई थी। हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है और इसके करंट मेंबर जो हैं वो 8 कंट्री हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान इसको 2017 में ज्वाइन किया था। 15 से 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ का वार्षिक में होगा। इस दौरान 2 नए सदस्य ईरान और बेलारूस के शामिल होने की संभावना है। भारत 2023 में एससीओ समिट की मेजबानी करेगा, यानी एससीओ समिट जो होगा 2023 का वो इंडिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। देखिए स्टैच्यू ऑफ पीस का इस साल 2 जगह उद्घाटन हुआ है। एक में, दूसरा अभी रिसेंटली जुलाई में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। 7 जुलाई को होम मिनिस्टर अमित शाह ने श्रीनगर के सूर्यार टेम्पल में संत रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। संत रामानुजाचार्य से ही संबंधित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मूर्ति का उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में किया था। ये जो संत रामानुजाचार्य हैं ये वैष्णव संत हैं और इनके द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद मत दिया गया था। ये छुआछूत और भेदभाव के प्रारंभ से ही विरोधी रहे थे, इसलिए इनकी मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हुआ था, यानी कि समानता में लाने के लिए। इनके द्वारा लिखी गई कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे गीता भाष्य और श्री भाष्य। ग्लोबल लिवली इंडेक्स, यानी कि वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2022 में भारत के कितने शहर को शामिल किया गया है? 5 सिटीज को, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलोर। अब इसमें 5 सिटीज में हमारा जो पहला सिटी है दिल्ली, वो आप समझिए लगभग देखा जाए 140वीं रैंक पर है, यानी कि यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट ईआई किया गया। इसमें 173 शहरों को शामिल किया गया। यह रैंक 5 पैरामीटर के आधार पर दी गई थी: स्टेबिलिटी, हेल्थ, कल्चरल एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन। इस इंडेक्स में इंडिया के 5 सिटीज को शामिल किया गया, जिसमें दिल्ली को 140 रैंक प्राप्त हुई। इस सूचकांक में सबसे टॉप रैंक वियना को मिली थी और सबसे खराब रैंक सीरिया को मिली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 135 रैंक। यह इंडेक्स 4 डायमेंशन के
बेस पर प्रेजेंट किया जाता है, आर्थिक भागीदारी हो, शिक्षा का अवसर हो, स्वास्थ्य और उत्तर जीविका बेहतर हो, राजनीतिक सशक्तिकरण। इस इंडेक्स में 146 कंट्री को शामिल किया गया था, जिसमें फर्स्ट रैंक आइसलैंड को प्राप्त हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एवरी ईयर स्विट्जरलैंड के दावोस सिटी में एक समिट होता है, जिसे दावोस एजेंडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2022 को इंडिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट रामागुंडम पावर प्रोजेक्ट ने कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर दिया है? 100। देखिए, भारत की सबसे बड़ी करंट में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है तो वो तेलंगाना का रामागुंडम है, और 1 जुलाई को इसने 100 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। जबकि पूरे साउथ इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में 217 मेगावाट की बिजली बनाई जा रही है। वाट में से 100 मेगावाट की बिजली केवल रामागुंडम पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। दूसरे नंबर पर नाम आता है केरल राज्य का। केरल राज्य में हम बात करें, कायमकुलम एक जगह है, कायमकुलम में भारत का, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ज्यादा तैरती बिजली का संयंत्र है, और यह बिजली उत्पादन जो है वो लगभग 92 मेगावाट, 92 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन करेगा। और तीसरे नंबर पर नाम आता है आंध्र प्रदेश का, रिन्यूएबल एनर्जी के सिमहाद्री में लगभग 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर एनर्जी सेंटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया के किस स्टेट में नया यूरेनियम भंडार की खोज की गई है? राजस्थान में। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के खंडेला तहसील के रोहिला गांव में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम रिजर्व का पता लगाया गया है। तो इसके बाद आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद यूरेनियम रिजर्व में राजस्थान का नाम तीसरा हो जाएगा। यानी कि भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार आंध्र प्रदेश में, दूसरे बड़े यूरेनियम भंडार झारखंड में, और तीसरे बड़े यूरेनियम भंडार राजस्थान में देखने को मिलेंगे। यूरेनियम का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो इसके माध्यम से भारत में कोयला की डिपेंडेंसी कम होगी, और बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से यूरेनियम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा बिजली प्रोडक्शन वाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कुंडनकुलम है, तमिलनाडु का। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 29 टू 30 जून 2022 को शहर में किया गया, यानी 32 नाटो समिट किस सिटी में हुआ? फेमस सिटी है। नाटो के मैड्रिड समिट में पहली बार जापान ने पार्टिसिपेट किया, और फिनलैंड और स्वीडन कंट्री को नाटो की मेंबरशिप देने के लिए सहमति बनी है। इसमें से 22 नाटो कंट्री ने नाटो इनोवेशन फंड लॉन्च करने पर योजना बनाई है। देखिए, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट के ब्रुसेल्स में है। इसके टोटल कंट्री मेंबर 30 है। नाटो का पहला समिट 1957 में हुआ था, और नाटो में इंक्लूड होने वाला लास्ट कंट्री है नॉर्थ मैसिडोनिया 2020 में। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहले कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन, फर्स्ट कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को इनॉर्गेशन कहां किया है? नई दिल्ली में। अब आर्थिक डिपार्टमेंट के सहयोग से भारत का पहला कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने समावेशित कॉन्क्लेव और विकास डेवलपमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर भी दिया। यानी इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने जो लेक्चर दिया, जो भाषण दिया, उस भाषण को क्या नाम दिया गया? अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया का कौन सा स्टेट खुद का इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऐसी स्थिति कहां हुई है? केरल में। केरल अब भारत का ऐसा पहला स्टेट होगा जिसका भाई अपना इंटरनेट खुद का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। रिसेंटली न्यूज में रहा डेरेचो तूफान किस देश में आया था? ये आया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, डेरोचो चर्चा में क्यों रहा था? जब डेरोचो साइक्लोन आया था ना, तो अमेरिका के ऊपर जो आसमान था वो ग्रीन कलर का हो गया था। कैसा हो गया था? ग्रीन कलर का। अच्छा, जनरली साइक्लोन जो होते हैं ना, वो इस प्रकार से चलते हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन डेरेचो जो चलता है
वो सीधा करते हैं। ओके, तो डेरोचो लंबे टाइम तक सीधी रेखा में, लंबे टाइम तक सीधी रेखा में चलने वाला तूफान है। इसमें हवाएं घूर्णन नहीं करती हैं। ये आमतौर पर गर्मियों में चलता है। इसमें रोरिंग के साथ हैवी रेन होती है और आसमान ग्रीन कलर का दिखाई देता है। किस प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल की शुरुआत की है? तो भारत का पहला समर्पित स्कूल कहां ओपन होगा? आईआईटी हैदराबाद में। अब ये आईआईटी हैदराबाद में ओपन होगा ग्रीनको ग्रुप के सहयोग से। भारत के सतत विकास और प्रौद्योगिकी के लिए यह समर्पित पहला स्कूल होगा। इसका पर्पस होगा भारत में रिसर्च और एजुकेशन क्वालिटी और स्किलनेस को प्रमोट करना, रिफॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपी में किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां किया गया? तो आप लगाएंगे यूपी में। देखिए, अब यूपी इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ साथ 12 एक्सप्रेस वाला भारत का सबसे अधिक एक्सप्रेस वाला राज्य हो गया है। इसमें से 3 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जिन्हें हवाई पट्टी के रूप में यूज किया जा सकता है, यानी कि इमरजेंसी के दौरान इन पर फाइटर प्लेन वगैरह भी लैंडिंग की जा सकती है। किस इंडियन वुमेन प्लेयर ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है? तो सिंगापुर ओपन किसने जीता? पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रही पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 के महिला सिंगल्स में चाइना की वांग जी को पराजित कर दिया और यह खिताब अपने नाम कर लिया। तो भैया, सिंगापुर ओपन पर कब्जा किसका रहा इस साल? पीवी सिंधु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2022, कौन सा? इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। इटालियन ओपन का पुरुष एकल अवार्ड नोवाक जोकोविच ने जीता और महिला एकल का अवार्ड पोलैंड की इगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसको भी आंसर लगाएंगे नोवाक जोकोविच। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक क्रियोस को हराकर जीता है, जबकि महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान की एलेना रायवाकिना ने ट्यूनीशिया की ऑनर्स जेवेरा को हराकर जीता है। इस खिताब के साथ नोवाक जोकोविच 21 ग्रैंड स्लैम के साथ दूसरे स्थान पर, राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम के साथ प्रथम स्थान पर, रोजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम के साथ तीसरे स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता, स्पेन के हैं ये। जबकि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्वीटेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर जीता है। तो पुरुष और महिला, ठीक है ना, दोनों को याद करके रखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित महिला हॉकी वर्ल्ड कप का अवार्ड किस टीम के द्वारा जीता गया? तो नीदरलैंड टीम के द्वारा जीता गया और ये इन्होंने अर्जेंटीना को हराकर जीता था। देखिए, पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप दोनों का ही आयोजन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH कराता है। इसके चेयरमैन कौन थे? नरेंद्र बत्रा। अब इस गेम में इंडिया की टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। इंडिया 9वीं रैंक प्राप्त करके बाहर हो गई, ठीक है ना। तो भारत की हार हुई इसमें और इसके बाद ही नरेंद्र बत्रा ने क्या किया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोनों के चेयरमैनशिप से रिजाइन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता, यानी कि गोल्ड फिर भी नहीं जीत पाए, लेकिन गोल्ड मेडल जो इसमें जीता है वो एंडरसन ने जीता है, जो अमेरिका के हैं। इन्होंने आप देखिए 90 मीटर से अधिक भाला फेंका था। तो
18वें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अमेरिका के यूजेन में आयोजित किए गए। यहाँ नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने के साथ साथ एक ऐसा इतिहास बना दिया है जो कि पहली बार किसी पुरुष भारतीय के द्वारा ये मेडल जीता गया है। लेकिन इससे पहले भी मेडल जीता जा चुका है, लेकिन वो महिला थी और उन्होंने पेरिस में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान 2003 में केरल की अंजू बॉबी जॉर्ज ने, ठीक है ना, लॉन्ग जंप में पहला अवार्ड जीता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक की क्लीनिंग सफाई के लिए रिसेंटली किस कंट्री ने रोबोटिक मछली का निर्माण किया है? चाइना ने। चाइना ने भाई 1.3 सेंटीमीटर लंबी एक रोबोटिक मछली बनाई है जो समुद्र की निचली सतह की गहराई में पानी से छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स निकालने का कार्य करेगी। रोबोटिक फिश जो होंगी वो पॉलीयूरेथिन से बनी है जो बायो कंपेटेबल है। ये रोबोटिक मछलियां रेडियो एक्टिव लाइट के थ्रू कंडक्टेड है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला क्लाइमेट, पटना में, तो बिहार के पटना में भारत का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी किस शहर में स्टेब्लिश किया गया है, ओपन किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आइए डिटेल पढ़ते हैं इसकी। बिहार स्टेट के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार की राजधानी पटना में संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के निकट देश के पहले क्लाइमेट चेंज लर्निंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। 2015 के पेरिस जलवायु कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के 4 राज्यों में गुजरात, हरियाणा, केरल, बिहार में जलवायु परिवर्तन लैब स्थापित की जानी थी, लेकिन इस प्रकार की पहली लैब अब बिहार के पटना में स्थापित की गई है। शेष 3 राज्यों में बाकी और स्टेब्लिश होनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम की प्रतिमा का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है? आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में? अल्लूरी सीताराम राजू की स्टैच्यू का इनॉग्रेशन आंध्र प्रदेश में किया गया। ये फ्रीडम फाइटर है। किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2023 तक इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कंट्री होने की पॉसिबिलिटी है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश की थी यूएनओ के द्वारा, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, और इसमें कहा गया कि इंडिया 2023 तक दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हो जाएगा। तो अब हम चाइना को भी पॉपुलेशन के मामले में छोड़ देंगे क्या, अगर इस रिपोर्ट की हम बात को सही से स्वीकार करें तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 2023 तक हम दुनिया की सबसे टॉप पॉपुलेशन वाला कंट्री में रह रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन। रिसेंटली न्यूज में रहा ITU2 ऑर्गेनाइजेशन का पहला वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 14 जुलाई 2022 को हुआ। ये कितने कंट्री का ग्रुप है? 4 कंट्री का ग्रुप है। यूनाइटेड अरब अमीरात, अब इसमें इंडिया का पहला आई ले लो, इजराइल का एक आई ले लो, तो ये दोनों आई मिला के हो गया I2। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला यू ले लो और इसका भी पहला यू ले लो, दोनों यू को मिला के बन गया U2। तो ITU2 इस प्रकार से क्रिएट हो गई। देखिए I2U2 ग्रुप जो है इसे वेस्टर्न एशियाई क्वाड ग्रुप भी कहा जाता है। इसका गठन अक्टूबर 2021 को अब्राहम अकॉर्ड के बाद हुआ था। इसका उद्देश्य पारस्परिक हितों के लिए व्यापारिक पार्टनरशिप, एनर्जी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी की सप्लाई करना है। 13 अगस्त 2020 को इजराइल अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है, जबकि पीस के लिए इजराइल के साथ पहला एग्रीमेंट इजिप्ट के द्वारा 1979 में किया गया था। तो इजराइल के साथ कोई भी कंट्री अगर पीस एग्रीमेंट करता है तो उसको अब्राहम अकॉर्ड में ही रखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किसके नेतृत्व में राइट टू रिपेयर कमेटी का गठन किया? राइट टू रिपेयर कमेटी, इसको निधि खत्री के नेतृत्व में फॉर्म्ड किया गया है और ये कमेटी जो होगी इस बात पर शोध करेगी, रिसर्च करेगी कि भारत में नागरिकों के लिए अपना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू रिपेयर एक्ट लाने वाली है। इस एक्ट के थ्रू कंपनी ग्राहकों के पुराने सामान को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकती। कंपनियों को सामान के नए पार्ट्स के साथ साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होंगे और कंपनी की जिम्मेदारी होगी वह पुराने पार्ट्स को चेंज कर आपके खराब सामान को ठीक करे। इसी के चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कंज्यूमर अफेयर के डिपार्टमेंट ने जागो ग्राहक जागो एक अभियान चलाया है और इसका शुभंकर है जागृति।
तो जागो अभियान, जागो का शुभंकर यानी कि मस्कट क्या है? जागृति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया के पासपोर्ट को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 87 रैंक प्राप्त हुई है। यानी कि भारत 87 कंट्री में बिना वीजा के, ठीक है ना, केवल पासपोर्ट के माध्यम से भारत का नागरिक यात्रा कर सकता है। देखिए यह इंडेक्स जो होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट रैंक जापान को और सबसे लास्ट रैंक अफगानिस्तान को प्राप्त हुई है। दुनिया में सबसे मजबूत जो पासपोर्ट माना जाता है वो जापान का माना जाता है, जापान सिंगापुर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में फर्स्ट रैंक किस स्टेट को प्राप्त हुई है? कर्नाटक को। देखिए राज्यों की 3 कैटेगरी बनाई जाती है। पहली कैटेगरी में रखे जाते हैं बड़े राज्य जिनकी संख्या है 17। उसके बाद इसमें रखे गए हैं नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट रखे गए इसमें। उसके बाद छोटे राज्यों में रखे गए यूनियन टेरिटरी और वेरियस छोटे छोटे राज्य, स्मॉलेस्ट स्टेट। यानी कि 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन याद रखना है वो बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप रैंक किसकी, ये वाली बात याद रखनी है। तो समझिए जरा जरा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के 3rd एडिशन में नीति आयोग ने 66 पैरामीटर को शामिल किया है। आप समझिए, यानी कि पहली बार 66 किए हैं, इससे पहले जो दूसरा हुआ था ना, ये कितने 66 कर दिए गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। अब ये इंडेक्स जो होता है वो स्टेट की 3 कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है। इसमें लार्ज स्टेट में 17 कंट्री थे जिसमें टॉप रैंक कर्नाटक को मिली, फर्स्ट रैंक मिली। स्मॉल और यूनियन टेरिटरी स्टेट में 9 स्टेट थे जिसमें चंडीगढ़ को फर्स्ट रैंक मिली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने भारत को किस देश के साथ हथियार खरीदने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों से छूट दे दी है? यानी कि भाई अमेरिका कह रहा है आप कितने भी हथियार खरीदिए रूस से, हम आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो भारत पर अब अमेरिका कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता अगर भारत रूस से वेपन्स डील करता है। तो अमेरिका ने रूस से डिफेंस और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेन देन करने वाले देशों के अगेंस्ट पनिशमेंट एक्शन लेने के लिए 2017 में काटसा एक्ट बनाया था, जिससे अब भारत को छूट दे दी गई है। काटसा का मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेंसेक्स एक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत, फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत ऑफ इंडिया इनॉर्गेटेड इन विच स्टेट? आंसर लगाएंगे राजस्थान, यानी राजस्थान में भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत ओपन किया गया है। आइए इसको समझते हैं जरा। ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी, अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण की मीटिंग के दौरान राजस्थान इंटेलिजेंस एआई पर आधारित इंडिया की पहली डिजिटल लोक अदालत फाउंडेड की गई। जबकि इसी वर्ष जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की स्थापना की गई। तो अगर ई लोक अदालत पूछेगा तो लगाइएगा रायपुर छत्तीसगढ़, और डिजिटल लोक अदालत पूछेगा क्वेश्चन में तो लगाइएगा जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विक्रम लिमेल के प्लेस पर किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ अपॉइंटेड किया गया है? मतलब अपॉइंटेड करने के लिए फाइनली नाम, ठीक है ना, अनाउंस कर दिया गया है, और वो नाम किसका होगा? आशीष कुमार चौहान का। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने घोषणा की है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान होंगे। वे अपना टेन्योर 2022 से हैंडओवर करेंगे। लेकिन रिसेंटली आशीष कुमार चौहान बंबई स्टॉक एक्सचेंज के हेड हैं, जबकि बंबई स्टॉक एससी एस्टेब्लिश इन 1992, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीएससी मतलब बंबई स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड प्रेमचंद रायचंद इन 1875, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन 12 अप्रैल 1988, भारत सरकार ने बाद में सेबी एक्ट 1992 लाकर इसे स्टेचुरी बॉडी बनाया और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? यानी कि who was given the best feature film award at the 68 national film award held at विज्ञान भवन दिल्ली? तो किसको दिया गया? सोराराई पोट्रू। सोराराई पोट्रू जो है
एक मलयालम फिल्म है और इसे 2020 में सुधा कोंगरा द्वारा डायरेक्टेड किया गया। इस फिल्म के एक्टर सूर्या और एक्ट्रेस अपर्णा बालमुराली को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का भी अवार्ड दिया गया, जबकि फिल्म तानाजी के एक्टर अजय देवगन को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। यानी कि बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में 2 लोग होंगे और बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 1 होंगी अपर्णा बालमुराली। जबकि फिल्मों की शूटिंग के लिए सुटेबल सबसे बेहतर स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश है, इस प्रकार इसे अवार्डेड किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 to 9 जुलाई 2022 तक डिजिटल इंडिया सप्ताह यानी कि 4 से 9 जुलाई तक डिजिटल इंडिया वीक का आयोजन किस सिटी में किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। तो डिजिटल इंडिया वीक कहां सेलिब्रेट किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। नीचे पढ़ेंगे डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू डिजिटल इंडिया वीक 2022 को इनॉर्गेट किया। इसका पर्पस है देश को डिजिटल रूप से एम्पावर्ड सोसाइटी और साइंस बेस्ड इकोनॉमी की ज्ञान की आधारशिला को अर्थव्यवस्था के आधार पर मजबूत करना। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन। 29 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला किया है? गांधीनगर गुजरात में। कहां किया? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर के निकट गिफ्ट सिटी, गिफ्ट का मतलब है यहाँ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक, गिफ्ट सिटी में नरेंद्र मोदी ने देश के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी कि इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के मुख्यालय की भी नींव रखी। यह भी भारत का पहला होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? बेंगलोर में, कर्नाटक के बेंगलोर में। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे के अवसर पर स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने बेंगलोर के जयनगर जनरल हॉस्पिटल में इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक ओपन किया। इसकी स्थापना कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव यानी कि जिसको कावी कहते हैं योजना के तहत की गई है। 28 जुलाई 2022 को स्वदेशी रूप से निर्मित पहले एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांता को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया और यह कंपनी केरल में स्थित है। तो आईएनएस विक्रांता का 2020 से ट्रायल चल रहा था, कंप्लीटली हो गया ये ट्रायल, ठीक है ना, और अब इसको इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया गया। तो ये भारत का, ठीक है ना, पहला कंप्लीटली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट होगा। एयरक्राफ्ट वो होता है जिस पर फाइटर वगैरह प्लेन भी लैंड कर जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वहां के पार्लियामेंट ने किसे नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है? तो नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया? रानिल विक्रमसिंघे। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के रीजन प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे के अगेंस्ट, ठीक है ना, एग्रेसिव प्रदर्शन हुआ और उन्हें कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। इस सिचुएशन में उनकी पार्टी में रहे पीएम रानिल विक्रमसिंघे को अब श्रीलंकाई पार्लियामेंट के द्वारा 8th प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड किया है। तो जनरली प्रेसिडेंट को इलेक्टेड करती है इनडायरेक्टली श्रीलंका की पॉपुलेशन, लेकिन पहली बार पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किया है वो कौन होगा? रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है ना। यानी कि ये विदाउट पब्लिक के वोट से डायरेक्ट पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्टेड हुए हैं। ऐसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका के होंगे। अब देखिए दुनिया भर में अभी कुछ नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप उनको भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे इजराइल के नए पीएम यार लैपिड हैं, ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथोनी अल्बनीज हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 को तो संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि 2022 के T20 एशिया कप का आयोजन, 2022 के T20 एशिया कप का आयोजन कहां होगा? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होगा, ठीक है ना। देखिए T20 एशिया कप 2022 की शुरुआत 27 अगस्त से होगी। इसमें 6 कंट्री की क्रिकेट टीम खेलेंगी। इससे पहले 2018 का एशिया कप भी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, जिसे भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया के कितने वेटलैंड साइट को रामसर लिस्ट में शामिल किया गया? तो कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची? आर्द्रभूमि स्थल हैं कौन कौन से? करिकिली वर्ल्ड सेंचुरी, पल्लीकरनी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव। मिजोरम में एक है पाला वेटलैंड, मध्य प्रदेश में भी एक है साक्ष्य सागर। इस प्रकार भारत में
रामसर साइट की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? कौशिक राजशेखर को। देखिए कौशिक राजशेखर अमेरिका में रहते हैं, ये इंडियन अमेरिकन सिटीजन है और ये वहां की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। इन्होंने बिजली प्रोडक्शन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए ज्यादा योगदान दिया। इस पर्पज से इन्हें इस साल वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो दिलीप कुमार के नाम से इस बुक का प्रकाशन किसने किया? इस बुक का प्रकाशन किया था फैजल फारूकी के द्वारा। देखिए दिलीप कुमार जो है वो, इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म हुआ था। अब लाहौर में इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है ना, लाहौर में जो इनका जन्म हुआ, तो ये क्या हुआ, बाद में भारत आ गए और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली इंडिया की। अब इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली तो फिर इन्होंने भारत आने के बाद अपना नाम भी चेंज कर लिया, नाम कर लिया दिलीप कुमार। तो इनका एक्चुअल में नेम था मोहम्मद यूसुफ खान। एक्चुअल नेम क्या था इनका? मोहम्मद यूसुफ खान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल पैसेंजर ड्रोन यात्री ड्रोन का इनॉर्गेशन किया है। इसका क्या नाम है? वरुण। यानी वरुण नाम का भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन जो है वो नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉर्गेट किया गया। ओके, तो स्टूडेंट ये थे 50 क्वेश्चन जुलाई मंथ के इंपोर्टेंट। और हम बात करें खासतौर से ये जुलाई क्वेश्चंस का पीडीएफ जो होगा मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील सर _GS वर्ल्ड पर मिल जाएगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बार बार रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।